नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में चुनावी रण सचकर तैयार है। ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर चुकी है, लेकिन इसके साथ ही दोनों सियासी दलों के लिए मुसीबत भी खड़ी हो गई है। और ये मुसीबत खड़ी की है उनके अपनों ने ही, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है और वो चुनावी रण में बागी होकर कूद पड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जीत की कोशिश में जुटे इन सियासी दलों के सामने ये बागी कितनी मुसीबत खड़ी करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भरत मेघवाल जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ में अशोक सिंह शेखावत जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक सिंह जी, आपकी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनके सामने बगावत करने वाले भी बहुत सारे नेता सामने आ चुके हैं। नामों की मैं बात करूं तो बयाना से नाम सामने आ चुका है, ऋतु बनावत का नाम है, पुष्कर से अशोक रावत का नाम है, भवानी सिंह राजावत को भी टिकट नहीं दिया, वो भी थोड़े बागी तेवर दिखाना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद में बात करें चंद्रबान सिंह आख्या की, तो वो आपके नरपत सिंह राजवी के सामने खड़े निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। तो इसमें कितनी चिंता बढ़ाएंगे आप लोगों की? दीपक जी, आप तो ये तो आपको मालूम है कि टिकट तो एक को ही मिलता है, किसी दूसरों को नहीं मिलता, और मांगने वाले भी खूब सारे होते हैं और उनमें से किसी एक को मिलेगा। और जहाँ तक उनके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और नामांकन की प्रक्रिया में कईयों ने फार्म भरा भी है, तो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने नामांकन भरा है उसकी भरसक प्रयास करेगी कि वो वापस लें। ठीक है, जो 9 तारीख के लगभग उसकी विड्रॉ करने की लास्ट डेट है। इससे पहले आप ये देखें कि राजस्थान में किस प्रकार का, राजस्थान में क्या माहौल है। क्या कांग्रेस ने ऐसे कोई काम किए हैं राजस्थान के अंदर जो 5 साल पहले जो वादे करके गए थे, जो घोषणाएं की थी, जो अब गारंटियों की बात कर रहे हैं, क्या गारंटियां पूरी हुई राजस्थान के अंदर? गारंटियां तो दे सकते हो, और गारंटी आपके पहले लोग भी देखे गए हैं, लेकिन किसान आज भी पूछ रहा है कि मेरा कर्ज माफ़ी का क्या हुआ, मेरी ज़मीन नीलाम हो रही है, मुझे कर्ज लेने के लिए मुझे डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया गया है, मेरे जो 10,000 वसुंधरा राजे जी की सरकार में समय मिलते थे उसकी वसूली कर ली आपने, वो पैसे नहीं दिए। इन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पूछ रही है कि आपने जो गारंटियाँ दी थी उनका क्या हुआ। 19 बार पेपर लीक हो जाए, 70 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, उसके बारे में मुझे लगता है जनता के समक्ष में आज भी ये मुद्दे बैठे हैं। कानून व्यवस्था का वो भी देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था राजस्थान में कैसी थी, दूसरों में नंबर 1 कैसे हुआ, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। आज भी घटना दे लीजिए किस प्रकार से, जहां पर ओएसडी हैं सीएम साहब के, उनके पूरा का पूरा सारे के सारे कागजों को जल गए हैं, सबूत नष्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि बौखलाहट है। जैसी सरकार आएगी क्या पता इनकी जांच ना बैठ जाए। अशोक जी, आप कांग्रेस से तो बाद में लड़ लीजिएगा, पहले तो आपके अपने ही चुनावी मैदान में बागियों की है ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ बागी जो कि आप कह रहे हैं, जिनको कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कुछ संख्या में है, उनको लाखों बहुत सारे नाम देखिए, ध्यान है। आपने जैसे भवानी सिंह जी का नाम लिया, राजावत जी का नाम लिया। भवानी सिंह जी, राजावत जी को पिछली बार भी टिकट नहीं मिली थी और कल्पना जी को ही मिली थी टिकट। बाकी लोग हैं, उन बाकी लोगों को हम मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके अंदर होगा भी। लेकिन मुद्दे की मैंने आपको पहली बात, मुद्दा है क्योंकि चुनाव के अंदर हम टिकट की भी चर्चा करेंगे, उनके केसेस कितने हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनकी भी चर्चा करेंगे, उसके अलावा और भी। लेकिन 5 साल का हम रूपरेखा भी देखें, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के जो कैंडिडेट जिनको प्रत्याशी बनाया गया है इसके अंदर, वो ऐसे प्रत्याशी होंगे कि जो कांग्रेस के जो विधानसभा के अंदर जो कोई मुद्दे होंगे वो उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि विधानसभा के उस क्षेत्र के अंदर वो सारे मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए, वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो महिला अपराध को लेकर के हैं, जो सुरक्षा को लेकर के है, उनकी सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के है जी, जो आज कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक कृत्रिम माध्यम बनाने का प्रयास किया कि 500 में सिलेंडर दे दिया, तो 500 सिलेंडर दिया, केंद्र सरकार भी तो 300 दे रही है, आप 100 रुपए दे रहे हो। वो बहुत सारे मुद्दे हैं अशोक जी, जिनको चुनाव में लेकर आप जाएंगे, लेकिन खैर आप कह रहे हैं कि मना लेंगे उन लोगों को, 9 तारीख का वक्त है, 9 तारीख तक मना लिया जाएगा। ठीक है, आपके सामने भी भरत जी चिंताएं कम नहीं है। आपके सामने भी बहुत सारे प्रत्याशी जो कि बतौर निर्दलीय उम्मीदवार या फिर किसी दूसरे दल में जाकर शामिल हो चुके हैं और उसके बाद में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आपके सामने ध्यान होगा, देवली उनियारा में आपके प्रत्याशी के सामने विक्रम सिंह गुर्जर आरएलपी में शामिल हो चुके हैं, मसूदा में वाजिब चीता बसपा का टिकट लेकर आ चुके हैं, जयपुर में आप ही के साथी हैं पार्षद उमर दराज, वो आम आदमी पार्टी से आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो ये चिंताएं नहीं बढ़ेगी आप लोगों की, क्योंकि आप जहां पर जीत का दावा कर रहे थे, जहां पर आपके मौजूदा विधायक है और आप लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर रिपीट कर जाएंगे, ऐसे में उन सीटों के ऊपर आप ही के पार्टी के दूसरे नेता जो उसकी दावेदारी जता रहे थे वो दूसरे दलों को लेकर आ जाते हैं, भले जीते ना, लेकिन समीकरण तो बिगाड़ देंगे आपका। देखिए दीपक जी, ये आज की कोई पहली बार नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं हर 5 साल में इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं।
और पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी और पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको समझाया जाए, उनको नामांकन दाखिल करने के बाद तक बैठाया जाए। लेकिन कई बार महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझता और उस तरह से निर्दलीय चुनाव में उतर जाता है, जिसका कोई उपाय भी नहीं होता। पार्टी भरपूर प्रयास करती है, लेकिन देखिए जनता के बीच में जो पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी के काम होते हैं और जिस व्यक्ति को कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है उसकी एक छवि को देखा जाता है और उसके बाद जो परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद उस पर भी मंथन किया जाता है कि क्या कहीं पार्टी से किसी सर्वे के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर किसी तरह की कोई गलत धारणा तो नहीं बन गई थी जो पार्टी ने टिकट वितरण में गलती की हो। देखिए 100% सही कोई नहीं होता, पार्टी भी एक संगठन है, पार्टी एक लोगों से मिलकर बनी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो भी जाती है, उसका भी बाद में एनालाइज किया जाता है। लेकिन जो ये चीजें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। एक डैमेज कंट्रोल कमेटी भी बनाई गई है कि किस तरीके से इन लोगों को मनाया जाए। लेकिन जितना जहां तक संभव है, अभी मेरे साथी प्रवक्ता जो बातों को कह रहे थे, राजस्थान में पिछले 4.5 और 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने बहुतायत काम किए, कई ऐसी योजनाएं दी है कि आज एंटी इनकम्बेंसी हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। स्वाभाविक तरीके से देखिए, जब भी सरकार होती है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें होती है। जिन मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में एक भी ऐसा सिंगल राज्य होगा जहां पर ये मुद्दे नहीं होते होंगे, लेकिन उन मुद्दों पर कार्रवाई कौन सी सरकार कितनी सही तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का, बागी आएंगे उसके बाद में चुनाव लड़ेंगे, कोई जीतेगा नहीं। देखिए फर्क आपकी उम्मीद, मतलब आपकी जो योजना है उनके बूते आप लोग देखिए फर्क तो जरूर पड़ता है, मैंने ऐसा नहीं कहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां फर्क पड़ेगा वो रिजल्ट बताएगा कि कहां पर अगर किसी कमेटी ने कोई गलत रिपोर्ट दी या जो व्यक्ति को जिसको मिलना चाहिए था वहां नहीं मिल पाया, वो परिणाम आने पर बताएगा और उस पर एनालाइज किया जाता है, मंथन किया जाता है। तभी आपने देखा पूर्व में जो निर्दलीय जीत कर आए थे उनको इस बार टिकट दी गई है क्योंकि उनका जनाधार था। आप लोग के समीकरण ये ठीक भी बैठता है कि ठीक है हमारा जो बागी होगा वो जीत जाएगा तो उसको वापस ले लेंगे और आ गया तो ठीक है। देखिए राजनीति में कई ऐसे आयाम भी स्थापित किए जाते हैं जहां पर प्रेडिक्शन आप पहले से नहीं लगा सकते। राजनीति ऐसा नहीं है कि आपने पहले से किसी चीज का प्रेडिक्शन लगा लिया और वो सही सटीक लगेगा निशाना। राजनीति में कई भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति जीत सकता है लेकिन वो नहीं जीतता और जनता किसी और को अपना समर्थन दे देती है। तो व्यक्ति अपनी काबिलियत को जनता के बीच में जाकर बताता है और पार्टी उस तरह से अपना निर्धारण भी करती है व्यक्तियों का। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह का गुटबाजी है, इस तरह का जो अभी हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं इंटरनल डैमेज हुआ है, वैसा कांग्रेस के अंदर नहीं है। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है और वो जाहिर सी बात है, उसे कोई नकार नहीं सकता। आपके यहाँ पर ज्यादा है महत्वाकांक्षा लोगों की? मुझे तो लगता है कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि इन्होंने कहा कि जैसे डैमेज कंट्रोल की बात करिए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो हर पार्टी के अंदर होता है और हमने भी इसकी कोशिश करी है और केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी जी हैं। और फिर कहा कि जो कोई हर स्टेट में होता है तो हर स्टेट में होगा तो राजस्थान में भी हम करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि माइंड सेट इन्होंने किया कि राजस्थान में भी हम पेपर लीक करेंगे और सारा काम करेंगे। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, विधायकों के प्रति है। मतलब विधायक कुछ क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। तो आपने जितने भी आपके विधायक जीते हुए हैं, अधिकतर आपने 85% से तो ऊपर आपने सबको टिकट दे दिया, आपने रहा क्या? और कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी का ये था कि मैं तो साफ हूं लेकिन विधायक नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है, सरकार के प्रति कंटिन्यू अविश्वास है जनता का। और उस अविश्वास की खाई का आपने देखा कि किस्सा कुर्सी का चला, पूरे साल चला। अब जाके कहा कि नहीं अब हमारा सही है, लेकिन चुनाव के बाद में क्या होगा, वापस ये हो या नहीं हो। लेकिन कांग्रेस यदि उलझन में है और सत्ता में आप हो, सत्ता में यदि आपको बिठाया गया था तो आपका एक समन्वय होता, समन्वय से सरकार चलती है। अविश्वास से यदि आपकी सरकार चलती है तो जनता देख रही है कि अविश्वासी सरकार को, जिसने 5 साल तक ऐसा शासन दिया, जिस शासन के अंदर कोरोना काल का नाम लेकर के आप बाहर नहीं निकलते, जनता के सुख दुख नहीं देखते हैं। और आप देख लीजिए, जैसे इनके मंत्री और विधायक क्षेत्र में जाएंगे ना, प्रसादी लाल जी का कल वीडियो आ ही गया था, किस प्रकार से उनका विरोध होगा, ये स्टार्ट हो गया है। और पहले भी स्टार्ट हुए हैं, कई ऐसे आए हैं, जैसे आप सवाई माधोपुर वाले जो एमएलए साहब हैं उनके खिलाफ आया, चाकसू वाले थे उनके खिलाफ आया। तो ऐसे चलते रहेंगे। तो लोगों को कहते हैं कि सब जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जैसे लाल डायरी आई, तो लाल डायरी जो इशू था वो उठाने वाले आप ही थे, आप ही के इस मंत्री थे, उनसे आपने 2 बार सरकार बनाई है। तो आप उन लोगों का जो आपसे समर्थन दिया, उन्होंने सत्यता बात बताई। राजस्थान में बात सही है कि राजस्थान की स्थिति भी वैसी स्थिति हो गई है जो आप महिला अपराध का आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। जो आंकड़े बता रहे हैं, एक मैं आंकड़ा आपको बताऊं जो इन्होंने आंकड़े दिए थे, जो दुष्कर्म के मामले, जो गैंगरेप के मामले हैं,
उसमें राजस्थान नंबर 1 क्यों? क्या गैंगरेप की आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे? क्या कह रहे हैं एफआईआर में अनिवार्य कर दी है, कोई दर्ज करा, तो गैंगरेप की भी एफआईआर दर्ज नहीं करोगे क्या? तो गैंगरेप में राजस्थान के अंदर नंबर 1 क्यों हो रहा है? बच्चियों और महिलाओं के साथ के अंदर तो कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। ये चीजें जनता वहां उस समय देखेगी। और जो बागी की आपने बात करी ना, जो लोग हो रहे हैं कि कई कारण होता है कि सर्वे करवाया जाता है, पार्टी का इंटरनल सर्वे भी होता है, कोई दूसरी तरीके से कराया जाता है, पार्टी की तरफ से जो फीडबैक भी आता है, चाहे बूथ से आओ, मंडल से आओ, जिले से आता है, उसके आधार के ऊपर टिकटों का दिया जाता है। कुछ क्षणिक भी रूप में होता है कि कांग्रेस पार्टी ने किसको टिकट दिया है, उसका क्या स्वरूप है, या किसी दूसरे दल ने। मतलब आपको ये लगता है शुक्ति इनकी सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी का वो होगा? मैं कह रहा हूं शुरू से ही है, शुरू से चल रही है ये तो माहौल। को कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत से ही हो गया था मामला? नहीं, इनके तो शुरू से ही था। आप नगर निगम के जो चुनाव हुए, नगर निगम के 4 चुनाव में 3 भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है नगर निगम के? जो फिर बाद में टुकड़े कर दिए। 21 के चुनाव हुए जिला परिषद वाले, भारतीय जनता पार्टी 14 जीतती है, कांग्रेस 5 क्यों जीतती है? उसके बाद में वार्ड बढ़ाया गया। अब ये उपचुनाव की बात आ जाएंगे, उपचुनाव के अधिकतर आपकी सीटें थी और उनके ले लिया, एक सीट जरूर। ठीक है, भरत मेघवाल जी का रुख कर लेते हैं। भरत जी, चूंकि सरकार आपकी है तो ऐसे में क्या वाकई में नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि 5 साल सरकार के कामकाज को लोग देखते हैं और विपक्ष के प्रति सहानुभूति भी पैदा हो जाती है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जब आपकी सरकार होती है तो आपकी जनता के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और जब आप अच्छा काम करते हैं तो जनता की उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा बढ़ती है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष को हमने 4.5 साल में देखा, ये आपसी लड़ाई में किस तरीके से घुट कर रह गए। विधानसभा में हमने इनकी आपसी लड़ाई देखी, राज्यपाल महोदय के पास जब ये गए तब हमने इनकी आपसी लड़ाई देखी, और जितने इन्होंने 2, 4, 5, 10 प्रदर्शन किए उसमें हमने देखा कि कहीं दूसरी जगह जन्मदिन बन रहा था तो इनके प्रभारी और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और शाम को जो पूरा के पूरा कुनबा था वो एक जन्मदिन के वहाँ पे उपलक्ष्य में गया हुआ था। मुझे लगता है कि अगर 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई विजन प्रदेश की जनता को दिया जाता या ऐसे मुद्दों को जरूर प्रमुखता से उठाया जाता तो कहीं ना कहीं जनता इनके ऊपर विश्वास करती। किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पेपर लीक पर बात होनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमने उसके लिए कानून बनाया। हमने 268 गिरफ्तारियां करी, प्रकरण जितने हुए उसमें से 13 प्रकरणों पर अनुसंधान किया जा चुका है, चालान दिया जा चुका है, 3 बार भी पेंडिंग है। लेकिन मैं बार बार वही बात करता हूँ कि बात आती है विचारधारा की। पूरे देश के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं चैलेंज के साथ अभी कहता हूँ, आप एक भी ऐसे प्रदेश का नाम बता दीजिए जहाँ आपने पेपर लीक ना हुआ हो, और अगर हुआ हो तो फिर उसके बाद आपने क्या कानून बनाया हो। बात आप बार बार कहते हैं राजस्थान की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हम बात वहां की भी करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप महिला अत्याचार की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में ऐसी है जहां 6 घंटे में हमने चालान पेश किया। कोटा में जब दरिंदगी की गई, 2 घंटे में अपराधी को पकड़कर उसको जेल की सलाखों में भी हमने भेजा है। अपराध जो होता है, कोई भी देश में ऐसा नहीं कह सकता कि सिंगल अपराध नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की जब 2013 से 18 की सरकार थी तब इन्हीं के गृह मंत्री। मेरा सवाल देखिए, वापस हम विषय से वो जा रहे हैं, हम कामकाज को लेकर बातें करना शुरू कर चुके हैं। बात कर रहे थे बागी की, और बागी के बाद में बात आ जाती है कि आपकी सरकार के कामकाज को लेकर। तो बीजेपी को क्या ये बीजेपी का कहना भी है कि आपकी सरकार का चूंकि कामकाज बेहतर नहीं था, ऐसे में उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा और उसका फायदा उनको मिल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और वैसे तो कहना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्वयं कहा था कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान नंबर 1 है। यहाँ का जो भीलवाड़ा मॉडल था वो टॉप पर रहा। उसके बाद हमने महंगाई राहत शिविर लगाए। महंगाई राहत शिविर में आपने देखा किस तरीके से जनता ने उमड़कर काम किया। सुनिए भरत जी, यदि आप कोरोना मॉडल की बात करेंगे तो ठीक है, भीलवाड़ा मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जयपुर के जो 4 दीवारी का इलाका था उसको लेकर आप लोगों पर सवाल भी उठे थे लगातार। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। आप इनको आधे घंटे की क्या 15 मिनट की डिबेट में ले लीजिए, ध्रुवीकरण की बात पर आ जाएंगे, धर्म के नाम पर आ जाएंगे। तो इस तरह के आरोप तो कांग्रेस पे सदैव लगते आए हैं। लेकिन ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने आजादी के बाद आज तक इस देश को एकजुटता के साथ बांधे रखा, इस देश के अंदर संविधान के अनुसार काम करा, कार्यशैली जो हुई संविधान के अंदर हुई। और आज भी हम धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए धर्म के ऊपर बात करती है। लेकिन हमने जब कोरोना हुआ तब हमने सबको एक समान रखा, हमने कोई भूखा ना सोए के ऊपर बात करी। ये अभी कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 घंटे जो सीएमआर है और सीएमओ है वहां से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पे लगी, उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया है। हमने जुमलेबाजी नहीं की। और आज भी हम 7 गारंटी के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने, आप कितनी भी डिबेट उठा लीजिए या जितने भी प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए हो या इनके कितने भी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हो, इन्होंने एक बार भी राजस्थान या प्रदेश की जनता को ये नहीं कहा कि अगर इनकी गलती से भी सरकार बन जाती है तो ये क्या विजन देंगे। आप राजभवन की बात कर रहे थे, ठीक है, समीकरण को लेकर के इनकी पार्टी में एकजुटता नहीं है और राजभवन गए तो भी वहां पे बिखराव देखने को मिला। आप लोगों के यहाँ बिखराव था, तब आप लोगों ने भी 2020 में राजभवन को घेरा था, तो ऐसे में उसका भी तो असर पड़ेगा चुनाव पर?
नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टी में इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, निश्चित तौर पर उसे कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आज से पूर्व भी कई इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, लेकिन जब हमारे बीच में इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित हुआ तो हमने सरकार को बचाया। हमने सब विधायकों जब थे, सबके सब एकजुट थे। हमने ऐसे भी स्टेटमेंट कई लोगों से सुने जहां 60-60 करोड़ की भी कोशिशें देने की कोशिश कर दी गई थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं राजस्थान के उन विधायकों का जो इस प्रलोभन में नहीं आए। हमने मध्य प्रदेश को देखा है, हमने गोवा को देखा है, हमने महाराष्ट्र को देखा है, लेकिन राजस्थान में जो कहते हैं ना कि जो कहा वो किया, ये अपने वचन के ऊपर अडिग रहता है। जिन लोगों ने बगावत की थी वो ठीक है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, बगावत आप किस तरह से अपने हक की लड़ाई के लिए अगर कोई गए थे, ये हमारा एक इंटरनल मामला था और हमारे उस मामले को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। आज आप देखिए कांग्रेस में सब एकजुटता के साथ है, आपने देखा, ठीक है। ये इस तरह की दीपक जी चीजें देखने को मिलेगी। आज हम 21वीं सदी में वापस आऊंगा एक बार, मैं अशोक जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो उनका भी प्रतिक्रिया ले लो इस मामले पे। देखो कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती है, मतलब ध्रुवीकरण का नाम छेड़ने में कांग्रेस पहले न देती है। सबसे पहला अधिकार किसका होना चाहिए, ये इन्हीं के नेताओं ने कहा, आम जनता का नहीं होना चाहिए, सबका एक विशेष का होना चाहिए। राजस्थान के अंदर कई घटनाएं घटित हुई, क्या वो दिखता नहीं है कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर आप प्रतिबंध लगा दो, हनुमान जयंती पर लगा दो, आप लगा शोभा यात्रा निकाल सकते, आप झांकियाँ नहीं निकाल सकते, आप PFA जैसे वो कहा कि आप तो सब कुछ शूट कर सकते कोटा के अंदर, तो ये क्या चीज़ है? धारा 144 बार में आप लगा दो, किस मामले में कह करके कोई कांड नहीं बताएं, और एक छोटा सा कर दे साहब, प्रशासन ने कहा सौहार्द बिगड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा काम करो। अब कन्हैयालाल की जैसी जिसने FIR दर्ज करा दी, और FIR दर्ज कराने के बाद में आपके 2-3 दिन पुलिस होती रही, क्योंकि आपका वो वोट बैंक था, वोट बैंक को आपको सिक्योर करना था, चाहे वो कुछ भी करो। आज यदि उसका कन्हैयालाल को सही समय पर सिक्योरिटी मिलती तो आज हमारे बीच में होता, चाहे उसका ये उसके बारे में इधर से उधर घुमाते रहेंगे कांग्रेस। आप लोगों को इन सब, ये मतलब आप लोग चुनावी मुद्दे का काम करेंगे बहुत बेहतर। मैं एक और बता दूं, ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती है। आज आप देख लीजिए जिस प्रकार से जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपयों का यदि घपला होता है और इन्होंने FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज करने के बाद में ACB ने FIR दर्ज करी, ACB की FIR दर्ज होने के बाद में ED की एंट्री होती है, क्योंकि कोई भी स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इरेगुलेटरी हो या मनी लॉन्ड्रिंग से जैसे कम केसेज आएंगे उसमें ED का हस्तक्षेप होता है। तो राजस्थान में यदि उस एक्ट के तहत आती है, ED आती है, तो आके के सर्च करती है, और सर्च के अंदर 9 किलो 635 किलोग्राम सोना मिलता है, 6 किलो 300 किलो चांदी मिलती है, और 5 करोड़ 83 लाख नगद मिलते हैं। ये क्या भाई, ये भ्रष्टाचार नहीं इनके अधिकारियों का? ये पैसे कहां तक जाते थे, उसकी जांच यदि ED नहीं करे तो बता कौन करेगा? पैसे आपके बरामद हो रहे हैं, आप भी बरामद कर रहे हो, ED भी बरामद कर रही है, लेकिन उसकी चेन जो जारी थी PhD डिपार्टमेंट के जो विभाग के जो मंत्री थे वहां तक जाएगी, उसमें इनको खलबलाहट हो गई। अब साहब ED कर क्यों नहीं रही है? वो कर भी देगी, इतने आंकड़े उन्होंने बता दिया आपको। दूसरा, DOIT के अंदर, DOIT में यदि सर्च करती है ED, तो ED को 3 करोड़ 21 लाख कीमती का सोना मिलता है, जो 5 किलो 300 ग्राम था। ये क्या चीज है? पेपर लीक में सेम टू सेम ये होता है। इसके बाद में भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, ED कार्रवाई नहीं करे, हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, हमें तो छूट मिली हुई है क्योंकि हम नेता हैं। इसी को लेकर के ये गए, एक मैं और बता दूं आपको, इसी को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में गए 14 विपक्षी दल कि साहब हमें ED के CBI के जंजाल से छुटकारा दो। ठीक है, ये अपन जवाब ले लेंगे। एक बार और कह दूं, आप जंजाल कर दो। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है, आम नागरिक नेता तो बराबर है। तो इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, उस अपनी जो SLP फाइल की थी। क्यों विड्रॉ करी भाई? कि कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है। फिर ये कहते हैं कोर्ट में, और कहते हैं साहब एक और है, हमें गिरफ्तार नहीं करे, हमें रिमांड नहीं करे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अरे भाई आप कोई स्पेशल हो क्या? ठीक है अशोक जी मेरा सवाल जनता चुनेगी। अशोक जी ठीक है, कामकाज को लेकर बात हो गई। यदि कामकाज कांग्रेस की सरकार ने गलत किया तो आप लोगों को फायदा मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग देश मुद्दा बना पाते हैं तो। लेकिन बात वही बागियों पर आकर देखिए टिकती है, क्योंकि मुद्दा भी बागियों का ही है। मेरा सवाल सर देखिए ये है कि ये जो बागियां आप कह रहे हैं कि ठीक है हम डैमेज कंट्रोल इन लोगों को लेकर कर लेंगे, इनके साथ में चर्चाएं भी हो जाएगी, कांग्रेस कह रही है कि हमने एक कमेटी बना दी है डैमेज कंट्रोल को लेकर, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि बागिया आखिर बगावत करता क्यों है? या उस मूल कार्यकर्ता का आप लोग हक खाने की कोशिश नहीं करते हैं क्या, जिसको टिकट मिलना चाहिए था?
उदाहरण के तौर पर आप चंद्रपाल सिंह आर्के की बात करेंगे, नरपत सिंह राजवी कब से यहाँ पर विद्याधर नगर से विधायक थे, पहले कभी चित्तौड़ में विधायक रहे होंगे, लेकिन बाद में आपने एक बार फिर से ले जाकर उनको चित्तौड़ से चुनाव लड़वा दिया। वहाँ का जो मूल कार्यकर्ता था जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था वो सिटिंग एमएलए है, ऐसे में उसका टिकट कटेगा तो उसकी चिंता वाजिब है या नहीं है? मगर राजस्थान के अंदर किसी भी दल के अंदर हो, कोई किसी सीट की बात आती है, और यही नहीं चित्तौड़गढ़ की नहीं है, और भी कोई सी भी सीट होगी, तो मैंने कहा कि नामांकन यदि कोई भरता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको बताएंगे किस कारण से किसको टिकट क्या दी है। ठीक है, वो तो देखिए समझाइश की चीज होगी। मेरा सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ कि कोई अफवाह स्वरूप कोई हो सकता है सर, वो सब दल में होता है। सर मुझे बताइए, मैं कह रहा हूँ यदि हर पार्टी हर सीट जीत नहीं सकते। मान लिया अशोक जी, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है बागी हर पार्टी में होते हैं, उनको समझाने की कोशिश होती है जिससे डैमेज कंट्रोल हो सके, लेकिन ऐसी आखिर जरूरत पैदा क्यों होती है, मुझे ये बताइए ना आप। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर टिकट के दावेदार बहुत होते हैं। सर मुझे बताइए, अब खंडेला में आप सुभाष मील को लेकर आ गए, किशनगढ़ में विकास चौधरी को कांग्रेस ने अपना लिया, तो ऐसे में जो मूल कार्यकर्ता था उसके साथ में चिंता खड़ी नहीं होगी, वो बागी नहीं होगा। नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 बार से जीत नहीं रही थी। कई सीटों का उसका समीकरण होता है, उस समीकरण के आधार के ऊपर किसी को लिया जाता है। मुझे लगता है कि कोई भी दल में कोई भी आ सकता है। मुझे लगता है कांग्रेस में नहीं आ रहे क्या? अब ये कहेंगे मूल कार्यकर्ता का हक खा जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको सर, मुझे तो बताइए, मूल कार्यकर्ता का हक तो खाएंगे ना? नहीं, आप कुछ सीटें होगी और उस सीटों के अंदर समीकरण में ये 3 साल से यदि कांग्रेस जीत रही है, कुछ हमारी सीटें भी ऐसी हैं जिसमें हम कंटिन्यू जीत रहे हैं। किसी न किसी तो कांग्रेस टिकट देगी और किसी न किसी को देगी, तो यही बात आएगी कि अचानक से क्यों दिया। और जैसे विकास चौधरी को आपने दे दिया टिकट ला करके, आगे वापस आ गए, तो किसी न किसी कारण से हमने कहा कि यदि मील को दिया है टिकट तो विनिंग कैंडिडेट है। वहां के लोगों का एक सर्वे भी है, चाहे उनकी पार्टी का, और हमारे को पता रहता है कि विपक्ष की पार्टी के अंदर कौन कैसा क्या नहीं है, ये इंटरनल चलता है, इसके आधार पर है। लेकिन मेन मुद्दा मैंने आपको ये बताया कि यदि आप टिकटों का वितरण का काम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कुछ सीटें बाकी रह गई है, शेष है। अब नामांकन की प्रक्रिया होगी, नामांकन की प्रक्रिया के हिसाब से अपने कैंडिडेट जाने लग गए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कैसा शासन दिया है और जनता उनके साथ करिए। साहब, कांग्रेस ने शासन ऐसा दिया है कि इनको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि गारंटियां दे रहे हैं ना 500 रुपये सिलेंडर की, 100 रुपये दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 300 की दे रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार मैं इनका भी, मेरा आपसे भी वही सवाल है भरत जी, आप लोग उस मूल कार्यकर्ता हक नहीं खा रहे हैं, बाहर से ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं, तो ऐसे में उसको बागी होना लाजमी नहीं होता है? देखिए दीपक जी, अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से वापस आए थे तब एयरपोर्ट पे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सभी व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जा सकता, एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और बाकी जो व्यक्ति रह गए हैं जो वहाँ पे एलिजिबल थे या वो टिकट लेने के हकदार थे, तो उनको अगर सरकार बनती है तो एडजस्ट किया जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव चीज़ वैसे होती है तो संगठन में कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व पद है वहाँ पर उनको दिया जाएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन चुनाव के अंदर कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, कुछ ऐसे मैंने जैसे पूर्व में भी आपको कहा कि कोई चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, तो एक समीकरण के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है, तो जहाँ वो अनुमान ठीक बैठता है तो वो टिकट का बंटवारा किया जाता है। लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, जो फ्रंट लाइन में ना होकर सेकेंड लाइन में खड़ा होता है, उस सेकेंड लाइन के कार्यकर्ता को भी वही तवज्जो दी जाती है, और कहीं ना कहीं सरकार में या संगठन में उसको एडजस्ट करने का काम निश्चित तौर पर किया जाता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। जिसने सालों से दरी बिछाई हो, जिस इलाके के अंदर, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जो भी इलाका रहो, चाहे पार्षद को चुनाव हो तो आपका वार्ड मान लीजिए, ऐसे में उस मूल कार्यकर्ता का हक नहीं माना जाता है क्या? नहीं, देखिए आप बाहर से किसी व्यक्ति को ले आते हैं, आप खुद भी जयपुर नगर निगम में ग्रेटर के पार्षद, मुझे बताइए भरत जी, कल यदि आपके साथ में आप चुनाव लड़ रहे हो, आप दावेदारी जहां जिस वार्ड से आप पार्षद हैं, आप वापस से उसी वार्ड से दावेदारी करेंगे, लेकिन कल किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर से लाकर, बीजेपी के किसी व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़वा दिया जाता है, आपके सामने स्थिति पैदा नहीं होगी कि मैं बागी हो जाऊं? देखिए दीपक जी, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति के अंदर, संयम और विश्वास। और हमने देखा है, के लिए बेहतर होती है, हमने देखा है, बिल्कुल के लिए नहीं। देखिए हमने देखा है, हमने ऐसे ऐसे नेताओं को भी देखा है जिन्होंने संयम रखा, और संयम रखने के बाद पार्टी ने उन्हें बहुत बड़े पदों से नवाजा है। हो सकता है कहीं कुछ समीकरण ऐसे हो गए हों जहाँ पर पार्टी को लगता है कि यहाँ पर इस कैंडिडेट से ज़्यादा इस कैंडिडेट को उतारना जरूरी होता है, और जब आप पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, वफादारी रखते हैं, तब हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो विधानसभा में चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, उन्हें लोकसभा में जगह दी गई, उन्हें संगठन में बड़े पदों पर लाया गया, क्योंकि पार्टी निष्ठा देखती है, पार्टी को
बहुत समग्र रूप से चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा महत्वाकांक्षा, जब आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तब आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। आज मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी ने इतनी छोटी सी उम्र में पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रवक्ता बनाया है, तो निश्चित तौर पर अगर कभी पार्टी को मेरी ज़रूरत ऐसे मुकाम पर भी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे लगता है कि जब पार्टी इस तरह के निर्णय लेती है तो उसे पार्टी को हमें मानना चाहिए और एक संयमित होकर आगे बढ़ना चाहिए। रही बात बागियों की, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास बनाए रहे। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाएगा। आपकी टिप्पणी अशोक जी? मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट वाली जिन्होंने बात की है, तो एडजस्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी 5 साल से कई लोगों को कर रहे हैं और 5 साल से मुख्यमंत्री, इसलिए शायद इन्हें बागियों की फिक्र ज्यादा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट वाली बात है, तो एडजस्टमेंट में 5 साल में इतने लोगों को किया है मुख्यमंत्री जी, वो सचिन पायलट जी ज़्यादा बता सकते हैं कितने लोगों को कैसा एडजस्टमेंट किया है और कैसे किस प्रकार से उसका जनता ने नुकसान झेला है। ये एक बात सही है कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर कई पद होते हैं और उसके अलावा सरकार आने के बाद में कई चीज़ें होती है जिसके अंदर उनको एडजस्टमेंट किया जाता है। धैर्य की रखने की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है, चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि आज कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा दावेदार हूं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आती है, जो और भी कई प्रकार के मानक होते हैं, उनके आधार पर किसी दूसरे का होता है। कुछ अफवाज सीटों को हम छोड़ सकते हैं जो हम कंटिन्यू कोई दल हारता है, तो बाकी को मैं कह रहा हूँ कि आपको एक कहीं पर भी एडजस्टमेंट हो सकता है और जो संयम रखता है उसका पार्टी जरूर ध्यान रखती है और जो ऊपर बैठे हैं जो लोग हैं उनको हर चीज़ का पता होता है कि किस प्रकार से पार्टी ऐसे नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक कण से बनी है, एक कार्यकर्ताओं से बनी हुई है। हम खूब कहते हैं कि ये कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हम नेता बनाते हैं, हम कहते हैं हम कार्यकर्ता बनाते हैं, निर्माण कार्य का करते हैं, काम तो संयम में ही, संयम मतलब सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, आपकी आखिरी टिप्पणी भरत जी? देखिए, राजस्थान ने बिल्कुल योजनाओं पे बहुत काम किया है और जनता की जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, जनता की जो भी अपेक्षाएं थी, उन पे हम परिपूर्ण उतरे हैं। और मैं वापस से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता कांग्रेस की सरकार को वोट दे और कांग्रेस की सरकार पर अपना विश्वास जताए। बहुत शुक्रिया आपका भरत मेघवाल जी, साथ में अशोक सिंह शेखावत जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर जो बागी हैं वो मैदान में डटे हुए, लेकिन दोनों ही पार्टियों को लगता नहीं है कि ये जो बागी हैं वो ज़्यादा हमारी जो समीकरण है वो बिगाड़ पाएंगे, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर बागी मजबूत स्थिति में है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।